आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज महारानी सीजन 4 को, जिसकी डिमांड आपने की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर हाल ही में आई वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम पीएम जोशी को देखते हैं, जो आज एक स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। तभी उनके पास होम मिनिस्टर मुराद आते हैं और बताते हैं कि ब्लंडर हो गया है। बंगाल के सीएम माणिक सेन ने हमारी पार्टी से सपोर्ट वापस ले लिया है, जिससे हमारी सरकार खतरे में है। ये सुनकर जोशी के होश उड़ जाते हैं। फिर जोशी अपने ऑफिस आते हैं और अपने पीए सोम से पूछते हैं कि इस माणिक के खिलाफ हमारे पास कौन सा हथियार है, जिस पर सोम कहता है कि माणिक के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे में हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है कि माणिक के ससुर ने एक जमीन बेची है, लेकिन उसका आधे से ज्यादा पैसा ब्लैक में लिया गया है। ये सुनकर जोशी खुश हो जाता है और सोम से कहता है कि इस पूरे मामले पर इंक्वायरी बैठा दो और उस माणिक के ससुर को अंदर डालो जेल में। लेकिन सोम कहता है कि माणिक के ससुर तो 88 साल के हैं, जिस पर जोशी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे जो पंगा लेगा मैं उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। असल में जोशी अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर वो मुराद से पूछता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या जो हमारी सरकार बचा सके। इस पर मुराद कहता है कि हाँ एक है, पर आपने उसके राज्य में ज्यादा कुछ किया नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तब जोशी कहता है कि नाम तो बताओ, और मुराद रानी भारती का नाम लेता है, जिस पर जोशी कहता है कि ठीक है, अब कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा, इसलिए तुम रानी भारती से बात करो, हमसे हाथ मिला ले वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुराद ने मिश्रा जी और कावेरी को अपने पास बुलाया है और मुराद उनसे कहता है कि जोशी साहब चाहते हैं कि बिहार को सब मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला, ताकि बिहार का विकास हो सके। इस पर मिश्रा जी कहते हैं कि अब जोशी की सरकार गिरने वाली है तो उन्हें बिहार की याद आई है। इससे पहले हम कितनी बार मदद मांगने आए थे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और हर बार यही कहा जाता था कि पीएम बिजी हैं। इस पर मुराद कहता है कि देखिए, रानी भारती से कहिए कि हमें सपोर्ट करे और हम बिहार को बदल देंगे। तब मिश्रा जी कहते हैं कि अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रानी भारती मुंबई गई हैं, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, हम उनसे बात करके बताएंगे। इसके बाद हम रानी भारती को मुंबई में देखते हैं। यहाँ रानी भारती की बेटी रोशनी एक बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही थी और अब रानी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो रानी के साथ ही पॉलिटिक्स में शामिल हैं। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि रानी ने इस बिजनेसमैन को जमीन अलॉट कराई थी और बाकी सारे खर्चों पर सब्सिडी भी दी थी, ताकि वो बिहार में इंडस्ट्री खोल सकें। पर उस बिजनेसमैन ने सारी सब्सिडी का फायदा तो उठा लिया, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री का काम शुरू तक नहीं किया, जिसको पूरे 2 साल हो चुके हैं। तभी वहाँ रानी आती है और कहती है कि लगता है इनसे काम नहीं होने वाला, जिस पर वो आदमी रानी की बात को सीरियसली नहीं लेता और रानी अब उस बिजनेसमैन की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देती है। जिस पर बिजनेसमैन रानी को धमकी देता है, पर रानी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आज रानी को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक खोइंचा बैंक शुरू किया था, जिससे बिहार की गरीब महिलाओं को बहुत मदद मिली। यहाँ रानी भारती की सब तारीफ करते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि आपको तो अब पीएम जोशी की सरकार से हाथ मिलाने का ऑफर आया है, ऐसे में आप क्या करेंगी। जिस पर रानी बताते हैं कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते थे, लेकिन सेंटर ने हमारी बात सुनी ही नहीं, और अब जब उन्हें हमारी जरूरत आई है तो वो आ गए हाथ फैलाकर, इसलिए अब हम भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब कुछ टीवी पर जोशी भी देख रहा था और उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं कावेरी भी परेशान थी कि रानी ने ये सबके सामने क्या कह दिया। खैर फिर जोशी दोबारा मुराद और सोम को बुलाता है और पूछता है कि ये रानी भारती के अलावा हमारा अगला ऑप्शन कौन हो सकता है। इस पर सोम कहता है कि रानी भारती का सबसे बड़ा दुश्मन है नवीन कुमार। ये सुनकर जोशी कहता है कि जाओ फिर नवीन से दोस्ती करके आओ। अब हम देखते हैं कि सोम नवीन से मिलने जेल में आया है, तो नवीन भी जोशी पर भड़का हुआ था, क्योंकि जोशी कई बार नवीन को खूनी बता चुका है। फिर नवीन कहता है कि मैं 8 साल से जेल में सड़ रहा हूँ और पीएम को मैंने माफी की 40 चिट्ठियां भी लिखी थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिस पर सोम कहता है कि आप पुरानी बातें भूल जाइए और ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं। तब नवीन कहता है कि मैं रानी भारती की सरकार को गिरते देखना चाहता हूँ, और वो किसी महेश्वरी कमीशन का नाम लेता है। ये सुनकर सोम भी चल देता है, क्योंकि उसे नवीन कुमार की बात तो माननी ही पड़ेगी और नवीन के पास भी अच्छे खासे एमपी का सपोर्ट है। इसके बाद हम रानी के दूसरे बेटे जय को देखते हैं, जो यहाँ लोगों का हीरो बना बैठा था। हालांकि जय को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो थोड़ा सन की किस्म का आदमी है और सिर्फ अपने मन की करता है, इसलिए वो एक ताड़ी बनाने वाले आदमी को कहता भी है कि तुम्हारा बिजनेस मैं रजिस्टर करवा दूंगा, तुम बस आराम से ताड़ी बनाकर बेचते रहो। इसके बाद जय पर उसके छोटे भाई सूर्या का फोन आता है और रानी का तीसरा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए यहाँ दोनों भाई खूब बातें करते हैं। फिर जय से मिलने मिश्रा जी आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम रानी की सरकार में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। अभी हाल ही में तुम्हारे पापा के नाम से जो रोड बन रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने बिना किसी से पूछे अपने दोस्त की कंपनी को दे दिया। ऐसा मत करो, इससे हमारे निकाले हुए टेंडर
टेंडर का कोई फायदा नहीं होगा। पर जय कहता है कि वो मैं नहीं जानता, मेरे पापा के नाम से सड़क बन रही है, इसलिए उसका जो भी काम है वो मैं ही देखूंगा और माँ से भी मैं बात कर लूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जिस पर मिश्रा जी चुप हो जाते हैं। इधर हम रानी को कावेरी के साथ देखते हैं, जहाँ कावेरी कहती है कि मैडम आपने बिना पूछे सबके सामने कह दिया कि हम जोशी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य बनाने का ऑफर दिया था। इस पर रानी कहती है कि जोशी सिर्फ गेम खेलता है, वो 4 साल से पीएम है लेकिन कहीं भी विकास नहीं किया उसने, और बिहार को तो वो कब से नजरअंदाज करता आ रहा है। हालांकि अब जब उसे जरूरत पड़ी है तो वो साथ मांग रहा है, लेकिन जैसे जरूरत कम होगी वो बिहार को फिर से एक कोने में फेंक देगा, इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। तभी वहाँ जय आता है और कहता है कि मेरी माँ जो भी करती है वो सही करती है। एक तरह से जय अपनी माँ का सबसे बड़ा फैन था। इधर जोशी ने नवीन के कहने पर महेश्वरी कमीशन की फाइल ओपन करवा दी थी और ये लोग अब रानी की सरकार गिराने का प्लान कर रहे थे। फिर अगले दिन रानी जब मिश्रा जी के साथ होती है तो मिश्रा जी उससे जय के बारे में बताते हैं, तो रानी कहते हैं कि उसके पापा के नाम पर रोड बन रहा था, जिससे जय को बनवाना है तो बनवाने दीजिए, लेकिन जय और कहीं टांग नहीं अड़ाएगा। तभी वहाँ रोशनी आकर टीवी ऑन करती है और न्यूज पर बता रहे थे कि रानी भारती पर महेश्वरी कमीशन की फाइल ओपन हो चुकी है, इसलिए रानी भारती पर इल्जाम है कि उन्होंने गवर्नर गोवर्धन दास के साथ कई और नेताओं का खून करवाया है। जो सुनकर सब हैरान थे। रानी भी समझ जाती है कि ये सब जोशी का काम है ताकि हमारी सरकार गिर जाए, और अब रानी पर केस चलेगा तो उनकी सरकार पर दिक्कत आएगी ही। इसके बाद रात के समय हम गौरी को देखते हैं, जिसे जेल से निकलवा कर जय के पास लाया जाता है और गौरी बताता है कि आपकी यह सरकार गिराने का आइडिया नवीन ने ही जोशी को दिया है, तभी जाकर नवीन जोशी को सपोर्ट करेगा। असल में गौरी अपनी जान बचाने के लिए जय का जासूस बना हुआ था, पर जय ये नहीं जानता कि गौरी कब कौन सा गेम खेल जाए किसी को नहीं पता। खैर इसके बाद हम कावेरी को मुराद के पास देखते हैं, जो उससे कह रही थी कि रानी के ऊपर कोई भी इंक्वायरी बैठा लो, लेकिन रानी इससे डरने नहीं वाली, बल्कि अगर वो अपनी पर आ गई ना तो किसी की भी सरकार गिरा सकती है। तब मुराद कहता है कि आपकी रानी तो आज जोशी से मिलने खुद गई है। ये सुनकर कावेरी चौंक जाती है कि रानी ने ऐसा क्यों किया और उसने मुझे बताया भी नहीं। इधर हम रानी को जोशी के पास देखते हैं, जो जोशी से कहती है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी करने से कुछ नहीं होगा। तब जोशी कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो, बिहार का विकास हो जाएगा। तब रानी कहते हैं कि मुझे आपके दांव पेच पहले से पता है और आप कब पलट जाओ कुछ कह नहीं सकते। फिर रानी कहते हैं कि आपकी नवीन कुमार से डील के बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मेरी सरकार गिरने नहीं वाली। इस पर जोशी रानी की बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसे अपने पीएम होने पर घमंड था। तब रानी यहाँ से जाते हुए रोशनी से कहती है कि मुझे अब दिल्ली आना है और पीएम के घर में अगले साल मैं रहूंगी। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ पीएम बनने का सपना देख रही हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रानी ने अपने सारे मंत्रियों को मीटिंग में बुलाया था और वो कहते कि जोशी हमारे ऊपर फाइल खुलवा कर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी सरकार गिर जाए, लेकिन अब मैं खुद अपने सीएम पद से इस्तीफा देती हूँ और अब मैं जोशी को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब मना करते हैं कि आप ऐसे सीएम पद से इस्तीफा ना दें, लेकिन रानी ने तो मन बना लिया था, इसलिए वो कहती है कि अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि किसको सीएम बनाएंगे। इधर हम नचिकेत नाम के लड़के को देखते हैं जो जोशी के पास आता है और जोशी की बात वो अपनी माँ से कराता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये लेडी जोशी की लवर है, पर वो जोशी के पास पीएम ऑफिस में रहने नहीं आती ताकि जोशी पर कोई गलत इल्जाम ना लगे। खैर यहाँ जोशी नचिकेत से उसकी कंपनी स्कायरॉन के बारे में पूछता है तो नचिकेत बताता है कि चेन्नई की सरकार हमारी कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रही, जिस पर जोशी कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में देखता हूँ। इधर जय से मिलने ऋषि नाम का उसका दोस्त आता है, जिसकी कंपनी को जय अक्सर कॉन्ट्रैक्ट दिलाया करता था और वह जय को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करता है, ये कहकर कि अब तो आप सीएम बनने वाले हो। पर जय मना कर देता है कि नहीं, जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं सीएम नहीं बनूंगा। पर ऋषि उसे समझाता है कि आप एक अच्छे सीएम बनोगे, इसलिए देखना सारे विधायक आपका ही नाम लेंगे सीएम बनने के लिए। तो जय भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावेरी और मिश्रा जी लाइन से विधायकों को बुलाने लगते हैं कि बताइए आपके हिसाब से कौन सीएम बनना चाहिए। तो ज्यादातर विधायक जय का नाम ले रहे थे, जो सुनकर मिश्रा जी और कावेरी हैरान थे। फिर एक और विधायक आते हैं और वो कहते हैं कि जय का दोस्त सारे विधायकों को पैसे बांट रहा है, साथ ही वो उन्हें विभाग देने का लालच भी दे रहा है, इसलिए वो लोग जय को सीएम बनाने पर तुले हैं। फिर वो विधायक कहता है कि मेरे हिसाब से मिश्रा जी को सीएम बनना चाहिए क्योंकि उन्हें सरकार चलानी आती है, जो सुनकर मिश्रा जी मना कर देते हैं कि सरकार चलानी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कावेरी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मिश्रा जी सीएम बने। तब मिश्रा जी भी इस बारे में सोचने लगते हैं। इधर कोलकाता में माणिक सेन का बेटा उससे कह रहा था कि रानी भारती ने तो अपना पद छोड़ दिया, इससे वो बुरे दलदल में फंस गयी। लेकिन माणिक कहता है कि रानी भारती कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है, उसने जरूर कुछ सोचकर ये सब किया है और जो भी लीडर होता है ना वो कभी पीएम नहीं बनता, लीडर हमेशा पीछे से लीड करता है। इसलिए हमें रानी की चाल पर नजर रखना होगा क्योंकि जोशी को कंट्रोल में करने के लिए रानी ही काम आएंगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये लोग भी अलग राजनीति चला रहे
रहे हैं। इसके बाद हम चेन्नई के सीएम सुंदर राजा को देखते हैं, जिसके बेटे पर नचिकेत का फोन आता है कि मेरी कंपनी के काम का क्या हुआ। पर सुंदर राजा का बेटा कहता है कि हमारे यहाँ के लोगों को कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए ये सब हमें रोकना पड़ा। जो सुनकर नचिकेत को बहुत गुस्सा आता है। फिर नचिकेत जोशी को ये बात बताता है कि तमिलनाडु सरकार स्कायरॉन कंपनी को क्लियरेंस नहीं दे रही, जिस पर जोशी कहता है कि उनका प्रॉफिट बढ़ा दो, वो मान जाएंगे। फिर जोशी अपनी उसे गर्लफ्रेंड गायत्री से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों प्यार तो करते हैं, पर जोशी दुनिया के सामने ये सब बताने नहीं वाला ताकि उसका नाम खराब ना हो। खैर यहाँ गायत्री जोशी से कहती है कि तुम्हें चेन्नई जाना चाहिए ताकि तुम सुंदर राजा को मना सको, क्योंकि हो सकता है कि वो भी तुमसे सपोर्ट वापस लेने की फिराक में हो। ये बात जोशी को भी सही लगती है। इधर रानी से मिश्रा जी आकर बता देते हैं कि ऋषि जय को सीएम बनाने के लिए विधायक खरीद रहा है, जो सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जय अपनी काबिलियत पर सीएम बनने वाला है। फिर रानी रोशनी के साथ यही सब डिस्कस कर रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। रोशनी कहते कि आपको जो इंसान सही लगे उसे ही चुनना, यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ जोशी आज चेन्नई सुंदर राजा के घर खाने पर आता है और किसी तरह सुंदर राजा को कन्विंस कर लेता है कि वो अपना सपोर्ट जोशी की पार्टी से ना खींचे। इधर बिहार में जोशी ने सीबीआई ऑफिसर को भेज दिया था रानी से सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन रानी के सपोर्टर उन ऑफिसर को अंदर आने ही नहीं देते और ये सब न्यूज पर दिखाया जा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि इस समय ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जहाँ जज सारी फाइल्स को देखकर ये फैसला सुनाते हैं कि सिर्फ आरोप के दम पर हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि रानी भारती ने खून किया है, तब तक वो जेल से बाहर ही रहेंगी। ये सुनकर सीबीआई वाले वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद रात को कावेरी रानी के पास आती है और कहती है कि ज्यादातर लोगों ने मिश्रा जी के लिए वोट किया है कि वो उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं, पर जय को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और जय के सपोर्टर मिश्रा जी को सीएम नहीं मानेंगे, इसलिए मैडम आप ही सोच लो कि क्या करना है। ये सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। जिसके बाद अगले दिन रानी मीटिंग के सारे मंत्रियों को बुलाती है और लंबा चौड़ा भाषण देती है कि उन्हें कैसे बिहार का विकास करना है। फिर वो कहते हैं कि मेरी जगह सीएम मेरी बेटी रोशनी बनेगी। ये सुनकर जय और मिश्रा जी दोनों के होश उड़ जाते हैं और कावेरी को भी इस बारे में पता नहीं था कि रानी ऐसा गेम खेल देगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में कावेरी रानी के साथ बैठी होती है और कहती है कि आप चाहती तो मिश्रा जी को सीएम बना सकती थी। इससे ये एग्जाम्पल सेट हो जाता कि परिवारवाद ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपने भी वही किया जो भीमा भारती ने किया था, आपको सीएम बनाकर। लेकिन रानी कहते कि जब तक मैं किसी को मौका नहीं दूंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन कितना काबिल है, और मैंने रोशनी के रूप में बिहार को नई रानी भारती दी है। ये दूर से रोशनी भी सुन रही थी और वो सोचती है कि वो अब क्या करे। इसके बाद अगले दिन रोशनी जय को अपने साथ शपथ समारोह में ले जाने आती है और उससे कहते कि दुखी मत हो, मुझे नहीं पता था कि माँ क्या करेंगी। तो जय भी कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ ने अच्छा नहीं किया। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जय अपनी माँ से थोड़ा निराश है कि उन्होंने उसे सीएम नहीं बनाया। खैर अब ये लोग शपथ समारोह में आते हैं, जहाँ रानी भारती ने कई राज्यों के सीएम को बुलाया था ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके, और ये सब न्यूज पर जोशी देख रहा था। वहीं यहाँ जय आज रोशनी की दोस्त अदिति से मिलता है और इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर रोशनी भी अपनी शपथ ले लेती है, जो देखकर रानी बहुत खुश थी। इधर जोशी अपने आदमी से कहता है कि अब रानी भारती के खिलाफ एक ट्रेंड चला लो कि रानी भारती ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे रानी भारती की हर तरफ बदनामी होगी। जिसके बाद ऐसा ही होता है और हर कोई रानी और रोशनी को ट्रोल कर रहा था, जिससे रोशनी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ से रोशनी सीधा मिश्रा जी के पास आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रही हूँ। इस पर मिश्रा जी पूछते हैं कि क्या ये बात रानी जी को पता है, लेकिन रोशनी कहते कि सीएम मैं हूँ तो सरकार भी अब मेरे हिसाब से चलेगी, जिस पर मिश्रा जी मान जाते हैं। इधर रानी अपने बेटे सूर्या से मिलने लंदन आती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। फिर रानी पूछती है कि इंडिया कब आओगे, तो सूर्या कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पढ़ाई पूरी होते ही मैं यहीं जॉब करूंगा, मेरा इंडिया आने का मन नहीं करता। जो सुनकर रानी उदास हो जाती है। इधर गौरी को रानी ने जेल से फिर बाहर निकलवा दिया था। फिर हम जोशी को देखते हैं जो होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का प्रचार बिहार से शुरू करता है। यहाँ रोशनी जब बिहार के स्कूल और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सेंटर से इनका फंड रोक दिया गया है। इस तरह से सेंटर ने बिहार का काफी फंड रोक रखा है, क्योंकि रानी कई बार जोशी को माइक पर ऊट पटांग कह चुकी थी। फिर मिश्रा जी रोशनी से कहते हैं कि जोशी और रानी की लड़ाई बढ़ चुकी है और इससे तुम्हारी सरकार खतरे में आ सकती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। यहाँ मुराद आकर जोशी को एक स्पीच दिखाता है कि सीएम रोशनी ने गवर्नर को ये स्पीच दी है पढ़ने के लिए। इस पर जोशी कहता है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। यानी जोशी हर जगह की सरकार को अपने इशारे पर नचाता है और वो बहुत ही गंदी राजनीति खेलता है। इसके बाद जोशी एक जगह बिहार के लिए स्पीच देने आता है और वो हर समय बस रानी भारती के बारे में ही बोले जा रहा था कि वो एक खूनी है और कुछ नहीं। इससे कई लोग रानी के खिलाफ हो जाते हैं। अब इसके बाद आज रोशनी पहली बार विधानसभा आती है और वो काफी ज्यादा नर्वस
नर्वस थी। फिर यहाँ गवर्नर आते हैं और रोशनी की दी हुई स्पीच को देखकर कहते हैं कि रोशनी ने इतना कुछ गलत लिखा है, इसलिए हम ये स्पीच नहीं देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं और इससे सीएम रोशनी पर सवाल उठ रहे थे। वहीं ये सब टीवी पर सब लोग देख रहे थे। तब रोशनी हिम्मत करके कहती है कि एक बार मैं स्पीच पढ़कर बताऊं क्या कि मैंने क्या लिखा था। और वो बताने लगती है कि मैंने स्पीच में पीएम जोशी के बारे में सच लिखा है कि कैसे वो फंड रोककर बिहार के विकास को रोक रहे हैं ताकि हमारी सरकार गिर जाए। साथ ही रोशनी कहती है कि जोशी ने अभी अभी एक जगह भाषण भी दिया था जहां उन्होंने रानी भारती को खूनी तक कह दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिहार के विकास का नाम नहीं लिया। जो सुनकर सब सहमत हो जाते हैं कि रोशनी सही कह रही है। यहाँ रोशनी ने अपनी स्पीच में बता दिया था कि वो बिहार के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो देखकर रानी खुश हो जाती है। वहीं जोशी के होश उड़ गए थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम गौरी को देखते हैं जो सोम पर नजर रख रहा था। तभी उसे सोम के लोग उठा लेते हैं। फिर यहाँ सोम पूछता है कि मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आए हो। तो गौरी कहता है कि रानी ने कहा था कि आप पर नजर रखूं। तब सोम भी गौरी को कुछ कहता है और इनके बीच किसी बात को लेकर डील हो जाती है। इधर मुराद जोशी के पास एक कोल माइन की फाइल लेकर आता है और कहता है कि यह ऋषि अग्रवाल की फाइल है। इसमें रानी का बेटा जय भी पार्टनर है और ये लोग अप्रूवल मांग रहे हैं। इस पर जोशी कहता है कि इसे किसी तरह कावेरी की तरफ मोड़ दो कि जब तक कावेरी अप्रूवल नहीं देगी कुछ नहीं हो सकता। असल में जोशी जय को अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़वाना चाह रहा था। इधर रानी आज सुंदर राजा से मिलने आती है और कहती है कि आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, उस जोशी ने सबका जीना दुश्वार कर रखा है। इस पर सुंदर राजा कहता है कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा तभी तो मेरा फायदा है। तब रानी कहते कि आप पीएम बन जाइए। ये सुनकर सुंदर राजा खुश हो जाता है। वहीं जब यह खबर जोशी को पता चलती है कि रानी सुंदर राजा से मिलने गई है तो वो टेंशन में आ जाता है। तब यहाँ गायत्री कहती है कि तुम भी डर्टी पॉलिटिक्स खेलो ना, अब यही करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुराद कावेरी से मिलने आया है और वो उससे कहता है कि एक समिट होने वाला है न्यूयॉर्क में और पीएम चाहते हैं कि आप जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इस पर कावेरी चौंक जाती है। फिर मुराद कहता है कि पीएम जोशी अपनी लड़ाई के बीच में आपके टैलेंट को बर्बाद होने देना नहीं चाहते, इसलिए आप न्यूयॉर्क जाइए। तब कावेरी भी मान जाती है। इसके बाद हम जय को ऋषि के साथ देखते हैं जो बताता है कि कावेरी ने हमारा काम नहीं कराया। एक तरह से ऋषि यहाँ जय को कावेरी के खिलाफ भड़का देता है। फिर हम देखते हैं कि कावेरी न्यूयॉर्क जाने के लिए मान गई थी तो जोशी मीडिया के सामने आकर कहता है कि हम कावेरी को इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। तब यहाँ रानी भी न्यूज देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब यहाँ जय आता है और कहता है कि पीएम कावेरी को न्यूयॉर्क भेज तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ अजीब नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कावेरी पीएम जोशी से मिल गई है। पर रानी कहते कि ये कोई पहली बार थोड़े है, इससे पहले भी तो अटल जी को हमारा देश रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। पर हम समझ पाते हैं कि कहीं न कहीं जय ने रानी के मन में ये सवाल डाल दिया है कि कावेरी जोशी से मिल गई। फिर इसके बाद कावेरी से रानी मिलती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो, ऐसा करो न्यूयॉर्क मत जाओ। जो सुनकर कावेरी हैरान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं। तब कावेरी भी कहते हैं कि आप भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाने लगी हैं। एक तरह से इन दोनों के बीच में मतभेद आ गए थे। फिर जब जय ऋषि से मिलता है तो ऋषि बताता है कि मेरी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए गए हैं। ये सुनकर तो जय सीधा रोशनी के पास आता है और भड़कने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रोशनी कहते है कि मुझे लगता है कि जोशी और उसकी सरकार तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी इसी कंपनी के जरिए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर जय तो रोशनी की बात नहीं सुनता और वो जोशी का गेम नहीं समझ रहा था। इधर कावेरी मिश्रा जी से कह रही होती है कि रानी भारती बदल गई हैं। तब मिश्रा जी भी कहते हैं कि रानी अपने परिवार को ही आगे रखती है, अगर तुम उसके परिवार की होती तो वो तुम्हें कभी न्यूयॉर्क जाने से मना नहीं करती। इधर गौरी भी रानी के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कावेरी जोशी से मिल गई है, इसलिए जोशी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। असल में जोशी ने सब तरफ से खेल खेलना शुरू कर दिया था रानी को अंदर से तोड़ने के लिए। और कावेरी के बारे में जानकर रानी को बहुत दुख होता है और वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए सारे एपिसोड्स लाने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर आपको पूरी सीरीज एक साथ चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे।